हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बिहार पीसीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, जिसमें हम आज राज व्यवस्था यानी पॉलिटी को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले यदि आपने और भी प्रीवियस ईयर के जो वीडियोस बनाए हैं उनको नहीं देखा है तो चैनल की प्लेलिस्ट में विजिट करके देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। भारतीय संविधान में शामिल है 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 12 अनुसूचियां। भारतीय संविधान में है देखिए तो 400 से भी अधिक आर्टिकल्स हैं, इसलिए आंसर सी सही होगा। देखिए, मिलान करना है जिसमें आपका संघीय सूची, यहाँ पे आंसर आपका बी सही हो जाएगा। संघीय सूची जिसमें 97 प्रविष्टियाँ हैं, राज्य सूची जिसमें 66 प्रविष्टियाँ हैं और संवर्ती सूची में 47 प्रविष्टियाँ हैं। आंसर हो जाएगा बी नंबर। निम्न शब्दों पर विचार करें। ठीक है, समाजवादी, प्रजातांत्रिक, सार्वभौमिक, धर्मनिरपेक्ष। तो यहाँ पे आपका ए नंबर सही हो जाएगा। सबसे पहले सार्वभौमिक, फिर समाजवादी, फिर डी नंबर पे धर्मनिरपेक्ष, उसके बाद आएगा प्रजातांत्रिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? तो इसे 42वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। एक नया राज्य बनाने में संवैधानिक संशोधन के लिए कैसा बहुमत चाहिए? ठीक है, तो साधारण बहुमत के तहत एक नया राज्य बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, उन मौलिक अधिकारों का चयन करें जो भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं परंतु गैर नागरिकों को नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ए नंबर सही हो जाएगा, जिसमें से पहला भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों के अधिकार। इन दोनों अधिकारों को ही, ये दोनों अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त है, गैर नागरिकों को नहीं। उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर झंडे, राष्ट्रीय झंडे को फहराना के तहत हर नागरिक का मौलिक अधिकार है। तो संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत है, उच्चतम न्यायालय की व्यवस्था अनुसार निजी भवनों के ऊपर राष्ट्रीय झंडे को फहराया जा सकता है, आपका संविधान का अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को। निम्न में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1) का के अनुसार सभी नागरिकों को वाक स्वतंत्र और अभिव्यक्ति स्वतंत्र का अधिकार है, प्राप्त है। सूचना का अधिकार अभिव्यक्ति के अधिकार में निहित है, अतः यह मूल अधिकार है और इसके साथ ही सूचना का अधिकार मानवाधिकार भी है। शिक्षा का अधिकार भी 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मूल अधिकार है। इस प्रकार विकल्प ए और सी दोनों सही है। ठीक है, तो विकल्प ए और सी, सूचना का अधिकार और शिक्षा का अधिकार, ये दोनों सही हो जाएंगे यहाँ पे। भारतीय संविधान के भाग 4 में दिए गए निर्देशित सिद्धांतों में निम्न में से कौन सा सूचीबद्ध है?
सही आंसर है इसका 1 और 2। समान कार्य के लिए समान वेतन, समान नागरिक संहिता। ये दोनों किस आर्टिकल में है ये आप लोग कमेंट करें के बताएं। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया? तो ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो तो भारत के राष्ट्रपति के पद पर कौन होता है? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश होता है। श्रीमती प्रतिभा पाटिल का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में क्रम क्या था? तो ये 13वें नंबर पे थी श्रीमती प्रतिभा देवी राष्ट्रपति। एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है कौन सी क्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? जब राष्ट्रपति अपनी सहमति देता है तब ये अधिनियम बन जाता है। श्री मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक है? तो ये 13 नंबर के उपराष्ट्रपति थे और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी 13 नंबर की ही राष्ट्रपति थी। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। भारत सरकार का कौन सा अधिकारी सदस्य न होते हुए भारतीय संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार रखता है? ये होते हैं अटॉर्नी जनरल, यानी बी नंबर आंसर इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। एक गैर सदस्य के रूप में संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है महान्यायवादी। एक एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है यदि वह सदन में लगातार की अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है। तो कितनी अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है? तो 2 माह। यदि 2 माह कोई व्यक्ति अनुपस्थित रहता है तो उसकी एमपी की सीट को रिक्त घोषित किया जा सकता है। राज्यसभा में होते हैं हमारे संविधान के अनुसार राज्यसभा का कार्यकाल होता है, समाप्त होने का विषय नहीं है। ठीक है। किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता है? राज्यसभा। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है? धन संपत्ति के मामले में राज्यसभा शक्तिशाली है, ये सही है। धन विधेयक की शुरुआत राज्यसभा में होती है, ये गलत है। लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के बाद राज्यसभा को 14 दिनों के भीतर विधेयक को पारित करना होता है, ये सही है। तो इसका आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, ये गलत है। धन विधेयक पेश किया जा सकता है केवल लोकसभा में। लेखा अनुदान बना होता है बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु। ठीक है, बजट पारित लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु लेखा अनुदान बना है। देखिए क्वेश्चन की सीरीज यहाँ बहुत ज़्यादा सरल और अच्छी है। आप लोग 2-3 बार इस वीडियो को पढ़ लें ताकि पॉलिटी में आपकी गलत प्रश्नों को गलत होने की संभावना ना रहे। थर्टीन्थ क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है, तो ये लोकसभा के स्पीकर को करती है।
निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन यहाँ पे सही नहीं है? सर्वोच्च न्यायालय कोर्ट मार्शल को छोड़ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये यहाँ पे गलत है, बाकी सही है। सर्वोच्च न्यायालय का गठन 1950 में हुआ था, ये सही है। सर्वोच्च न्यायालय देश की उच्चतम अदालत है और जिसमें अपील की जा सकती है, ये भी सही है। कोर्ट मार्शल के साथ अन्य किसी भी उच्च न्यायालय अदालतों की सुनवाई कर सकता है, ये भी सही है। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा सही है? सी नंबर। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष संवैधानिक प्रमुख कौन है? तो राज्यपाल। ठीक है, राज्य सरकार का पूछ रहा है इसलिए कौन होगा? राज्यपाल। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। देखिए, न्यायाधीश उच्च न्यायालय का हो या सर्वोच्च न्यायालय का, अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को ही देगा। भारत में चलित न्यायालय इसका मानस पुत्र है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का। किस अनुच्छेद के अनुसार भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है? तो ये अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम उम्र की सीमा 21 से घटाकर 18 वर्ष की गई। तो ये आपका 61वें संविधान संशोधन 1989 के तहत। आम चुनावों में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान की 8वीं सूची में मान्य सरकारी भाषाओं की संख्या है, कितनी है? तो ये आपकी 18 है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा सही। देखिए, CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताइए जिससे ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो ये बलवंत राय मेहता समिति है जिसने त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। निम्नलिखित विशेषताओं में से केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है? तो बड़े देशों के लिए आदर्श, ये सही नहीं है, जबकि त्वरित निर्णय सही है, लचीलापन, कानून की एकरूपता, ये सभी सही है। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो बलवंत राय मेहता ने। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित सिफारिश की थी, तो इन्होंने पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी। ब्लॉक स्तर पर पंचायत समिति है प्रशासनिक प्राधिकरण। इसकी PDF आपको टेलीग्राम के ग्रुप में प्रोवाइड करवा दी जाएगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। भारत में ब्लॉक स्तर पर बनी पंचायत समिति केवल है, तो ये प्रशासनिक प्राधिकारी है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 45 देख लेते हैं यहाँ पे। 14 अगस्त 2007 को संसद द्वारा भारतीय संविधान में संशोधन करके के उपरांत अब अनुसूचित जाति की सूची में जातियों की संख्या कितनी है? तो ये आपकी 1206 है। निम्न में से कौन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है? तो ये जर्मनी नहीं है, क्योंकि फ्रांस, ग्रेट ब्रिटेन, चीन ये हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल एक संगठन है जो जुड़ा हुआ है तो मानव अधिकारों के संरक्षण से। चीन की समाचार एजेंसी का क्या नाम है? तो न्यू चाइना न्यूज एजेंसी इसका नाम है। किस देश की सरकारी रिपोर्ट को येलो बुक कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फ्रांस। भारत के प्रथम विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1947
1987 में कहाँ हुई थी? तो ये बेंगलुरु में हुई थी। भारत के प्रथम विधि विश्वविद्यालय की स्थापना अगस्त 1987 में बेंगलुरु में हुई थी। सीमा सुरक्षा बल की स्थापना कब की गई? तो 1965 में। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम यहाँ पे सही है? इसका आंसर होगा डी, सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? तो एक सार्वभौम समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है, तो ये प्रारंभ होती है हम भारत के लोक शब्दों से। भारत में प्रजातंत्र इस तत्व पर आधारित है कि जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने का अधिकार प्राप्त है, इसलिए इसे प्रजातंत्र कहा गया है। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? इसकी प्रकृति है प्रकृति में संघीय किंतु भावना में एकात्मक। भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है दल बदल विरोधी कानून से। भूमि सुधार के विषयों के अंतर्गत आता है राज्य सूची। भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है भारतीय बैंक में धन जमा करके, और जन्म के द्वारा प्राप्त की जा सकती है, देशीकरण के द्वारा की जा सकती है, किसी भूभाग के सम्मेलन में द्वारा। नागरिकता संशोधन कानून कब पारित किया गया था? ये 11 दिसंबर 2019 को पारित किया गया था नागरिकता संशोधन कानून। विधि का नियम या कानून का अधिराज्य का मतलब क्या है? इसका मतलब है सभी के लिए एक कानून और सभी के लिए एक न्यायतंत्र। निम्नलिखित में से किसको संविधान का मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? तो ये सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय को शक्ति दी गई है। भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो 12 से 35 तक, अनुच्छेद 12 से 35 तक। भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? तो ये आपका आर्टिकल 19। निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत अधिकार नहीं है? संपत्ति का अधिकार मूलभूत अधिकार नहीं है। निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों में से किसे पोस्टमार्टम भी कहा जाता है? तो अधिकार परीक्षा को पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। एक कल्याणकारी राज्य आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। निम्नलिखित में भारत में निम्नलिखित में से किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के किस प्रकार के मौलिक अधिकारों से भिन्न है? तो ये नीति निर्देशक सिद्धांत प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय है। मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। 42वें संविधान संशोधन के 10 आचार आदेशों को किस नाम से जाना जाता है? तो मौलिक कर्तव्य के नाम से जाना जाता है।
निम्नलिखित में से भारत में मौलिक कर्तव्य कौन सा है? हमारी मिलीजुली संस्कृति ही की समृद्ध विरासत को संरक्षित करना ये एक मौलिक कर्तव्य है। राष्ट्रपति संसद का हिस्सा होता है। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। देखिए, अनुच्छेद 55(3) के अनुसार राष्ट्रपति का निर्वाचन आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा होता है। अतः विकल्प बी और सी दोनों सही है यहाँ पे, तो इसका बी और सी दोनों सही हो जाएगा। अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कोई विवाद है तो उस विवाद को सौंपा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय को। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद के द्वारा। भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है? तो राष्ट्रपति। केंद्र सरकार में उच्चतम नागरिक सेवा अधिकारी कौन है? मंत्रिमंडल सचिव। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया है? भारत के राष्ट्रपति में। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है ऊपर वर्णित सभी कारणों के आधार पर, जिसमें हथियार बंद विद्रोह के आधार पर, बाह्य आक्रमण के आधार पर, युद्ध के आधार पर। प्रायः किसकी सलाह पर राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन गवर्नर के अनुसार लगाया जाता है। भारतीय संविधान भारत के राष्ट्रपति को अधिकार नहीं देता है, तो राज्यों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति की। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? कहाँ से थे? तो ये बिहार से थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कौन सा वाक्य यहाँ पे असत्य है? तो ये उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये असत्य है। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। भारत का प्रधानमंत्री मुख्य है केंद्र सरकार का। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं केवल लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होती है तो ये प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका के अधीन रहकर कार्य करती है विधायिका। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य यहाँ पे सही है? देखिए, उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक, यानी कि आपका ई ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पे। भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति जवाबदेही है? तो ये लोकसभा के प्रति जवाबदेह है। संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का एक ही बार प्रयोग हुआ है, वह है अनुच्छेद 352 में। भारत सरकार को कानूनी विषयों पर कौन परामर्श देता है? अटॉर्नी जनरल। भारत का महान्यायवादी किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को कौन परामर्श देता है? एडवोकेट जनरल।
आज़ादी के बाद भाषा के आधार पर भारत के राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष हुआ? तो 1956 में। सबसे पहला राज्य कौन सा था, ये कमेंट करके आप लोग बताएं। लोकसभा का नेता कौन है? प्रधानमंत्री। लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। लोकसभा का सदस्य चुने जाने के लिए एक व्यक्ति को किस आयु से कम का नहीं होना चाहिए? तो 25 वर्ष। संसद सदस्य हेतु न्यूनतम उम्र क्या है? 25 वर्ष। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 106, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन सन 1971 की जनगणना पर आधारित है और यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? तो 2026 तक। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है 1971 की जनगणना पर। निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा के सदस्यों की संख्या अधिक है? तो इसका आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य मनोनीत करने की शक्ति किसके पास है? भारत के राष्ट्रपति के पास। क्वेश्चन नंबर है आपका 110, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा में अनुसूचित जातियों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है? इसका आंसर है अनुच्छेद 330। लोकसभा को कार्यकाल पूरा होने के पहले भंग किया जा सकता है प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति के द्वारा। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है राष्ट्रपति द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह पर। लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? वर्ष में 2 बार। कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है? तो उत्तर प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 115, जहाँ तक लोकसभा में प्रतिनिधित्व का प्रश्न है, कौन सा राज्य दूसरे तथा तीसरे दर्जे पर है? तो ये है बिहार और महाराष्ट्र। पहले नंबर पर उत्तर प्रदेश, उसके बाद बिहार, फिर महाराष्ट्र। लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था? 1952 में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? उनकी जनसंख्या के अनुपात के स्थान पर। राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं 6 वर्ष के लिए। राज्यसभा को स्थायी सदन कहते हैं क्योंकि इसे विघटित नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसे प्राप्त है? उपरोक्त में से किसी को नहीं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने व्यक्ति मनोनीत किए जाते हैं? तो 12। राज्यसभा में चेयरमैन हैं भारत के उपराष्ट्रपति। लोकसभा का स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। क्वेश्चन नंबर 124, जिसमें लोकसभा के वर्तमान उपाध्यक्ष हैं, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकाधिक अंतराल होना चाहिए। कितना होना चाहिए? तो 6 महीने का होना चाहिए। राजनीतिक शब्दावली में शून्यकाल का अर्थ है प्रश्नकाल और सभा पटल पर पत्र रखे जाने के तत्काल पश्चात तथा किसी सूचीबद्ध कार्य को सभा द्वारा शुरू करने
से पहले के समय का लोकप्रिय नाम शून्यकाल है। सूची यह मध्याह्न 12 बजे शुरू होता है और इस अवधि को शिष्ट भाषा में शून्यकाल कहते हैं। लोकसभा में कथित शून्यकाल में मामले उठाने के लिए सदस्य प्रतिदिन पूर्वाह्न 10 बजे से पूर्व जिस महत्वपूर्ण विषय को सभा में उठाना चाहते हैं उसके बारे में स्पष्टतः बताते हुए अध्यक्ष को सूचना देते हैं। सभा में ऐसे मामले को उठाने या न उठाने की अनुमति को अध्यक्ष पर निर्भर करता है। संसदीय प्रक्रिया में शून्यकाल शब्द का औपचारिक मान्यता प्राप्त नहीं है, अतः दिए गए प्रश्नों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। आम आदमी पार्टी है तो इसमें आंसर हो जाएगा ई। उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 128। संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है तो यह एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है? तो संविधान। दिल्ली है एक केंद्र शासित प्रदेश। सिक्किम भारत का एक राज्य बनाया गया था 35वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। बिहार को काटकर एक पृथक वनांचल राज्य बनाना संभव है? इनमें से कोई नहीं। संविधान समीक्षा आयोग जिसे फरवरी 2000 में गठित किया गया के अध्यक्ष हैं M.N. वेंकटचलैया। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारतीय संविधान के द्वारा। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 137, जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या की वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो ये संसद के पास है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की उम्र क्या है? तो 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपने पद से त्यागपत्र किसको लिखकर देता है? राष्ट्रपति को। न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। राज्य सरकार का कार्यकारी अध्यक्ष या संवैधानिक प्रमुख कौन है? राज्यपाल। किस राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है? किसी राज्य का राज्यपाल नियुक्त किया जाता है। आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 143, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यों की विधायिका में सम्मिलित है? तो इसमें केवल एक सम्मिलित है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, जहां इसका अस्तित्व है। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल ने विधानसभा के सत्र के आयोजन के लिए इसके अध्यक्ष को निर्देशित किया। ऐसा करने में वे उन अधिकारों का उपयोग कर रहे थे जो उनके पद में निहित है, अनुच्छेद 175(2) के अनुसार। भारत में राज्य विधानसभाओं का उच्च सदन कौन सा है? विधान पालिका परिषद। किसी राज्य में विधान परिषद की संरचना अथवा विघटन किया जा सकता है केंद्रीय संसद द्वारा। निम्नलिखित राज्यों में कहाँ विधान परिषद है? केवल 4, यानी बिहार में है। भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो अनुच्छेद 170। क्वेश्चन नंबर 149, यदि किसी राज्य की विधानसभा का अध्यक्ष स्पीकर
पद त्यागना चाहे तो उसे अपना पद त्याग पत्र देना चाहिए। किसको देना चाहिए? उपाध्यक्ष को। किस उच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया है कि एक ही बार में 3 बार तलाक कहने से तलाक होना गैर कानूनी है? तो इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है। निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से कौन एक से अधिक राज्य केंद्र शासित प्रदेश के लिए है? तो ये गुवाहाटी और मुंबई। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि का विवाद जो इलाहाबाद उच्च न्यायालय लखनऊ न्यायपीठ के समक्ष है एक प्रकार, तो ये है स्वत्वाधिकार मुकदमा। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना से संबंधित है? अनुच्छेद 324। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक प्रावधानों की संघीय संसद राज्य विधान पालिकाओं द्वारा बनाए गए नियमों कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है? 13। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 156, निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन का प्रावधान किया गया है? तो अनुच्छेद 280। भारत में संघीय वित्त आयोग का संबंध रखता है राज्यों एवं केंद्र के बीच वित्त से। योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? 15 मार्च 1950। नीति आयोग कब चेंज हुआ योजना आयोग से? इसकी स्थापना कब हुई ये बताइए, कमेंट करके आप लोग। उस राजनीतिक दल का नाम बताइए जो मिली जुली केंद्रीय सरकार का हिस्सा नहीं है लेकिन इसका सदस्य 13वीं लोकसभा का स्पीकर चुना गया है। तो तेलुगु देशम पार्टी। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? चुनाव आयोग को। एक राजनीतिक दलों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। चारों इसमें सही हो जाएंगे। देखिए, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण का प्रावधान करता है और राजनीतिक दलों का पंजीकरण निर्वाचन आयोग करता है। राष्ट्रीय स्तर का राजनीतिक दल वह है जिसे 4 अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। 4 से भी अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त है। ठीक है। 1999 के आम चुनाव में निर्वाचन आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त 6 राष्ट्रीय और 48 राज्य स्तरीय दल थे। क्वेश्चन नंबर 162, निम्न में से किस वर्ष सरकारी आयोग जिसे केंद्र राज्य संबंध में परिवर्तन की संस्तुति का अधिकार दिया गया था ने अपना प्रतिवेदन जमा किया था? तो ये 1987 में इन्होंने जमा किया था। पंचायत चुनाव करने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? तो ये राज्य सरकार के द्वारा। पंचायती राज विषय है राज्य सूची पर। पंचायती राज संस्थाओं को 29 कार्यों की सूची किस अनुच्छेद के तहत दी गई? अनुच्छेद 243 जी। क्वेश्चन नंबर 166, निम्न में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था? तो ग्राम पंचायत का। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40।
निम्न में से कौन सा अनुच्छेद पंचायत के गठन के लिए राज्य सरकार को निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। सरकार की पंचायती राज प्रणाली की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? इनमें से सभी। इनमें सरकार की 3 श्रेणियां होती हैं। इनका लक्ष्य गांव को सामाजिक एवं आर्थिक न्याय प्रदान करना है। जिला परिषद में इसके सदस्य के रूप में कुछ सांसद होते हैं, तो इसमें सभी सही है। पंचायती राज त्रिस्तरीय प्रणाली में आते हैं ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत समिति, जिला पंचायत। पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। सफलतापूर्वक कार्य हेतु पंचायती राज को पूरे सहयोग की जरूरत पड़ती है स्थानीय जनता की। भारत में पंचायती राज प्रतिनिधित्व करता है ये सभी शक्तियों का विकेंद्रीकरण, लोगों की हिस्सेदारी, सामुदायिक विकास। सभी सही हैं। पंचायती राज को के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है तो भारतीय संविधान के 73वें संशोधन को, ठीक है, 73 को। जिस समिति की सिफारिश पर भारत में पंचायती राज की स्थापना की गई, इसका अध्यक्ष कौन था? तो बलवंत राय मेहता जी। भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे बलवंत राय मेहता। निम्न में से कौन सा विकेंद्रीकरण का वैशिष्ट्य नहीं है? स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान में प्रारंभ की गई, आंध्र प्रदेश में। पंचायती राज सर्वप्रथम प्रवर्तित किया गया राजस्थान में। निम्नलिखित में से किस कमेटी आयोग ने न्याय पंचायत बनाने की सिफारिश की? तो अशोक मेहता कमेटी ने। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है? सार्वजनिक अनुशासन का रखरखाव। पंचायती राज प्रणाली किस सूची में है? तो ये राज्य सूची में है। किस राज्य ने पंचायती राज संस्थाओं में स्त्रियों के 50% आरक्षण को वैध किया है? तो आंसर होगा डी, 1, 2, 3, 4 सभी। किस राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? बिहार, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ने। 73वें संविधान संशोधन कानून की वैधानिक शुरुआत किस संविधान संशोधन बिल से हुई? तो 64वां संविधान संशोधन बिल से। किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो 73वां संशोधन। क्वेश्चन नंबर 187, संविधान का 73वां संशोधन संबंधित है पंचायती राज प्रणाली से। इनमें निम्नलिखित में से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? न्यायिक पुनरीक्षण। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है या तो लोकसभा में या राज्यसभा में। भारतीय संविधान के लिए प्रथम संशोधन विधेयक लाया गया 1951 में।
निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम को लघु संविधान कहा गया है? 42वां। पिछड़ी जाति आयोग के प्रथम सभापति कौन थे? काका साहेब कालेलकर। क्वेश्चन नंबर 193, राज्य लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? राज्य की राज्यपाल के द्वारा। भारत में मतदान के लिए प्रयोग किए जाने वाली मशीन वीवीपैट का संस्करण क्या है? M3। भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में से पहले कौन आता है? आंसर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हमारा वीडियो समाप्त होता है। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।